नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम क्लास 10th की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक ज़ियल फ्यून्स हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं ए लेटर। लेटर मतलब होता है पत्र, टू गॉड भगवान के लिए, तो भगवान के लिए एक पत्र। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो कहते हैं कि द हाउस, हाउस मतलब घर, ओनली वन अकेला था, इन द इंटायर, संपूर्ण वैली मतलब होता है घाटी, ठीक है। तो उस संपूर्ण घाटी में अकेला था। सैट ऑन, ये स्थित था या फिर बना हुआ था, द क्रिस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लोहिल, एक छोटी पहाड़ी की। तो वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। लो मतलब छोटी, हिल मतलब पहाड़ी, क्रिस्ट मतलब चोटी, सैतौन मतलब स्थित था या फिर बना हुआ था। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे समझने का अंतर है। बस एक एक वर्ड को समझ लीजिए और फिर उसे जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कि वह घर संपूर्ण घाटी में ओनली वन अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, अर्थात इस छोटी पहाड़ी की ऊंचाई से। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन, कोई भी व्यक्ति, कुड सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को। तो इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड, और खेतों को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न का मतलब, कॉर्न मतलब मकई, ठीक है। यहाँ पर मैंने मकई लिख दिया। मकई, इसे हम अपने अगर गांव की भाषा में बात करें तो इसको भुट्टा बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे, जैसे आप फिल्म वगैरह देखने जाते हैं थिएटर में, तो वहाँ पर आप जो पॉपकॉर्न खरीदते हैं वो मकई का ही बनता है। उसमें लिखा था ना पॉप और फिर कॉर्न। तो पॉपकॉर्न, जो कॉर्न को पॉप करके बनाया जाए, यानी भून कर बनाया जाए। तो राइप कॉर्न मतलब पकी हुई मकई के खेतों को। अच्छा ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में, जैसे इसी किताब में बात करें तो यहाँ पर देखिए धान के खेतों को, तो धान पूरी तरह से गलत है, धान नहीं पढ़ना आपको। कॉर्न मतलब मकई से है, ठीक है। डॉटेड विद द फ्लावर, अच्छा ये भटक गए ना हम लोग कि हम इसी पर अटके रहे, तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर, जिन पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब खेत पका हुआ है तो उसमें फूल कैसे लगे हैं? खेत तो पक गया तो इसका मतलब अब कटाई कर लो। तो देखिए इसे इस तरह से समझिए, खेत पके हुए का मतलब यहाँ पर यह है कि फसल जो थी वो बहुत अच्छी थी। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी खेती इस बार पकी हुई है। पकी हुई खेती का मतलब होता है कि हमारी खेती बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि खेती अच्छी हुई थी। और हम सबको पता है कि जो मकई होती है उसके फूलों के अंदर ही मकई के बीज होते हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जो फूल लगे हुए थे ना वो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। यानी पहली बात तो खेती पकी हुई थी, अर्थात खेती बहुत अच्छी हुई थी और उस पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे। अब यही चीज़ हम जोड़कर पूरा पढ़ लेंगे कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था, जिस पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाटर डाउनपोर, और वो थी वर्षा की या फिर बरसात की।
और एटलीस्ट या फिर कम से कम अशावर एक बौछार की। तो इसको जोड़कर ऐसे पढ़ेंगे कि पृथ्वी को एक बरसात की या फिर कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सारी सुबह। लैंचो कौन है? आपकी कहानी का हीरो। तो लैंचो हु न्यू जो जानता था हिज फील्ड अपने खेतों को इंटीमेटली बहुत अच्छी तरह से। तो सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया। नथिंग एल्स यानी उसने कुछ भी नहीं किया बट सी सिवाय देखने के द स्काई आकाश को देखने के सिवाय टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में। तो उसने आकाश को यहाँ पे स्काई आकाश को उत्तर पूर्व दिशा में देखने के सिवाय हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया। तो एक बार हम तेजी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वह घर संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पके हुए मकई के खेतों को देख सकता था जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। पृथ्वी को केवल एक बरसात या फिर कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था उसने आकाश को उत्तर पूर्व दिशा में देखने के सिवाय डन नथिंग कुछ भी नहीं किया। नाउ अब वी आर रियली हमें वास्तव में गोइंग टू गेट मिलने वाला है सम वाटर कुछ पानी, यानी अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन महिला वो अपनी पत्नी से कहता है, यानी उसने देखा होगा कि आकाश में बादल है तो उसने कहा कि अब पानी मिलने वाला है अर्थात थोड़ी बहुत बरसात तो हो ही जाएगी। तो अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन महिला वह महिला हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सपर रात्रि का भोजन। वह औरत या फिर वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी रिप्लाइड उत्तर देती है यस हाँ गॉड विलिंग अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज बड़े बच्चे वर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेतों में। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस यानी छोटे बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास। अंटिल जब तक कि द वुमेन उस महिला ने कॉल टू देम ऑल उन सभी को नहीं बुलाया। तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन महिला वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर देती है हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान। तो मील मतलब भोजन, ड्यूरिंग मतलब दौरान। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के दौरान। दैट जस्ट एट जैसा कि लैंचो ने हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। तो जैसी कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन बरसात की बिगिन टू फॉल गिरने लगी। तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल गिरने लगी इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में या फिर उत्तर पूर्व दिशा से। ह्यूग विशालकाय माउंटेन्स पहाड़ ऑफ क्लाउड बादलों के विशालकाय पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोच मतलब आना, सीन मतलब देखे जा सकते थे। तो उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर हवा वाज फ्रेश ताज़ी थी एंड स्वीट और मधुर थी या फिर मनोहरी थी, मधुर ही कह दीजिए। तो हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर गया फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हीज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सभी बच्चों को डाउट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर गया, ठीक है, फॉर नो अदर रीजन यानी किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव प्लीजर यानी सुख को फील महसूस करने के लिए। तो अब इस पूरे मतलब को यहाँ से द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर यानी हम इसको क्या करेंगे
ये हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पे। तो द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न यानी किसी और कारण से नहीं, अर्थात वो बाहर गया था बरसात की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, बल्कि किसी और कारण से नहीं। तो हम इसको साइलेंट करके अपना सेंटेंस बनाएंगे ताकि हमारा सेंटेंस अच्छा हो और हम कभी भी ना भूलें। तो इसके लिए आप द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, इस पूरे का मतलब आप समझिए कि वह व्यक्ति बाहर गया। ठीक है। डैन टू हैव प्लीजर, सुख या फिर आनंद को फील महसूस करने के लिए, रेन बरसात की। तो वर्षा के आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। ठीक है। तो अब हम पूरा जोड़ेंगे। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यानी इसका मतलब वह व्यक्ति बाहर गया। टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, बरसात की, ऑन हिज बॉडी आप ऐसे जोड़ लीजिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए। तो आप अपना सेंटेंस बनाते हैं कि अपने शरीर पर, हिज बॉडी यानी अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी इस पूरे का मतलब मैंने क्या बताया था कि वह व्यक्ति बाहर गया। ठीक है। तो अपने शरीर पर बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए वह व्यक्ति बाहर गया, अर्थात लेंचो बाहर निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम, तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग जो गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, आकाश से, ये जो आकाश से गिर रही हैं ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। नए सिक्कों से मतलब कि अब जब फसल को पानी मिल जाएगा तो फसल और ज़्यादा अच्छी होगी और उस फसल को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे, इसीलिए उसने कहा नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट के सिक्के हैं, पीसेस यानी सिक्के। एंड द लिटिल वंस, और छोटी वाली, आर 5 सेंट के सिक्के हैं। तो पूरा जोड़कर एक बार पढ़ लेते हैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, महिला या फिर पत्नी। वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर देती है, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के विशालकाय पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी और मधुर थी। अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए वह व्यक्ति बाहर गया और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, अर्थात ये जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। सेंट मतलब एक मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है वैसी एक मुद्रा होती है सेंट। ठीक है। सेंट, डॉलर, मुद्रा के अलग अलग नाम होते हैं। ये सब आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपको पता चलते चले जाएंगे। ठीक है। चलिए, हर देश की अपनी एक अलग मुद्रा होती है। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ ही उसने रिगार्ड देखा, द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई के, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ, यानी पेड़ों पर फूल भी लगे थे। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को इसके फूलों के साथ देखा, या फिर एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ खेतों में देखा। ड्रैप्ड, ये लिपटे हुए थे, इन कर्टन एक चादर में, ऑफ रेन वर्षा की, वो ये बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। जैसे बरसात हो रही हो और आप बहुत दूर देखें तो दूर की चीज़ें आपको थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि बीच में बरसात होने की वजह से पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। तो इसको बोलते हैं कि बरसात की चादर में लिपटा हुआ है, अर्थात बरसात की वजह से धुंधला दिख रहा है। तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ खेतों में देखा।
जो जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक आ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और अलॉन्ग मतलब साथ, विद द रेन बरसात के, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। लेकिन अचानक एक बहुत तेज हवा बहने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली, ये वास्तव में डिड रिसेंबल, लग रहे थे न्यू, नए सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। यानी बर्फ़ सफ़ेद होती है और चांदी भी सफ़ेद होता है, तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़, बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बाहर दौड़े, टू द रेन, बरसात में भीगते हुए, रन आउट यानी बाहर दौड़ना। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बच्चे बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, जमे हुए फल्स, मोतियों को। पल्स मतलब मोती होते हैं, ठीक है। तो बच्चे बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली, अब ये वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, अर्थात लैंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस, ये गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। अर्थात 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर, बगीचा, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे, एज इफ, मानो, इट कवर्ड, यहाँ ढक दिए गए हों, विथ साल्ट, नमक से। तो खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। अब पूरा पढ़ लेते हैं कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ खेतों में देखा, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी, ब्लो मतलब बहना, बिगिन टू ब्लो, बहने लगी, और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। लड़के बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लड़के इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े। अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है, उस व्यक्ति ने कहा। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत सफ़ेद हो गए थे जैसे नमक से ढक दिए गए हों। आगे कहते हैं कि नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, रिमेंड, नॉट, नहीं शेष बचा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। तो पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा। द कॉर्न, फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। पौधों से फूल गिर गए थे या फिर झड़ गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड, भर गई, विथ सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान हैड पास्ट, गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के। तो वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, अ प्लग, प्लग मतलब झुंड, ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस मतलब टिड्डी, टिड्डियों का एक झुंड भी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। तो टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल, ओलों ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास फसल नहीं होगी।
इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी। तो रिवीजन कर लेते हैं कि पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पौधों से फूल जा चुके थे या फिर पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान गुजर गया वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। ये देखिए कैसे अपने खेतों के बीच में खड़ा है। चलिए, दैट नाइट, वह रात, वाज सारोफुल वन। सारोफुल वन यानी एक दुख भरी रात थी। तो वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत के बदले फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, या फिर ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग यानी हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग बर्बाद हो गई। तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई या फिर हमारी सारी मेहनत के बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। जैसा आप चाहें याद कर सकते हैं। देयर्स नो वन, अब ऐसा कोई भी नहीं है, हु जो कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सके। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल, हम सभी गो हंग्री, भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस साल। तो इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। बट, लेकिन इन द हर्ट, दिलों में या फिर हृदय में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु जो लिव्ड रहते थे, इन दैट, उस सॉलिटरी, एकांत हाउस में, घर में, जो उस एकांत घर में रहते थे, लिव्ड मतलब रहते थे, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के। लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में उस एकांत घर में रहते थे, लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप। सिंगल होप, एक आखिरी आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लेकिन उस घाटी के मध्य में बने उस एकांत घर में रहने वाले, लिव्ड मतलब रहने वाले, उन सभी लोगों के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन, भले ही थो दिस सीम्स, ऐसा लगता है, भले ही ऐसा लगता है, टोटल लॉस, की सब कुछ बर्बाद हो गया है। भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइस, कोई भी नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से, अर्थात कोई भी भूखा नहीं मरता। तो दैट्स व्हाट दे से, और उन्होंने यही कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी भूख से कोई नहीं मरता या फिर कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, ऑल थ्रू द नाइट यानी सारी रात, लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली ऑफ हीज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में, द हेल्प, सहायता ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था। अर्थात हमारे माता पिता या फिर हमारे संत हमें बताते हैं ना कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, भले ही तुम उसे बोलो या फिर ना बोलो, तुम अपनी अंतरात्मा में जो कुछ महसूस कर रहे हो भगवान वो भी जानते हैं। तो वही चीज़, तो एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, तो उसे भी साधुओं या फिर संतों ने उसे बताया होगा कि, यानी जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, भले ही ये गहराई में छुपा हो, इन वंस, किसी व्यक्ति की कॉन्साइंस, अंतरात्मा के, भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो, उस चीज़ को भी भगवान की आंखें देख लेती हैं। ठीक है, तो आप इसे, यहाँ पर तो यही लिखा गया है कि भले ही यह किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपा हो, यानी इसका मतलब है कि कोई बात या फिर कोई रहस्य, कुछ भी अगर आपकी अंतरात्मा में भी छुपा है ना, आपने किसी से नहीं कहा है, तो भी भगवान उसको जानते हैं। तो सारी रात लेंचो अपनी एक आखिरी उम्मीद या फिर एक आखिरी आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, भले ही यह किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा के भीतर छुपा हो। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था या फिर ऐसा ही उसे बताया गया था। ठीक है, ये बाद में पढ़ा है मैंने। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन, एक आदमी के रूप में। तो लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था।
वर्किंग लाइक एनिमल, वो जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में, वो खेत में जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, लेकिन अब फिर भी ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, यानी सुबह सुबह ही, डे ब्रेक मतलब जब सूर्य निकलता है, जब सुबह सुबह होती है ऐसे कहिए, डे ब्रेक, सुबह सवेरे, ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वहाँ हिमसेल्फ, वहाँ स्वयं, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाला। तो अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं शहर तक या फिर कस्बे तक ले गया और मेल में डाला। ठीक है, मेल मतलब एक लाल डब्बा होता है, आप सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो यहाँ इमेज आ रही है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर अपने पिताजी से भी आप पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, मेल या फिर मेल बॉक्स, जो आप चाहें वो कह सकते हैं। इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ भी नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, यानी लेटर टू गॉड, भगवान को लिखे पत्र से, यानी इट यहाँ भगवान को लिखे गए पत्र से, लेस, कम, नथिंग, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ भगवान को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। तो पूरा रिवीजन करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि लेकिन उस घाटी के मध्य में बने उस एकांत घर में रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक आखिरी आशा थी या फिर एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। इतने उदास मत हो, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता, या फिर भूख से कोई भी नहीं मरता। और उन्होंने यही कहा, यानी उस घर में जितने लोग थे सब ने यही कहा, दैट्स नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भूखा नहीं मरता। ठीक है, तो दैट्स व्हाट दे से, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि सब लोग यही कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, ये एक तरह से मान्यता है कि ईश्वर ने सबको भोजन कराने का दायित्व संभाल रखा है। जब तक ईश्वर सबके पेट में दाना नहीं डाल देते, तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे संत हमें बताते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लेट जाएं खटिए पर और कहें भगवान ने तो कहा ही है कि वो हमारा पेट भरेंगे, और हम तो पड़े हैं दिन भर और नहीं भोजन नहीं मिला तो आप कहें भगवान ने आपको भूखा मार दिया। ऐसा नहीं, आप परिश्रम करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये हमारे संत हमें बताते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट दे से, यानी लोग यही कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं और वैसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया, दोनों तरीके से। तो दैट्स व्हाट दे से, यानी उन्होंने यही कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता, या फिर लोग ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। सारी रात लैंचो अपनी आखिरी आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, भले ही यह किसी व्यक्ति की अंतर आत्मा की गहराई में छुपा हो। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा उसे बताया गया था। लेंचो एक बैल था आदमी के रूप में, तो आदमी के रूप में लेंचो एक बैल था। वो जानवरों, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं नगर तक ले गया और मेल में डाला। यहाँ भगवान को लिखे गए पत्र से कम, लेस मतलब कम, नथिंग, कुछ भी नहीं था। गॉड, भगवान, ही ब्रॉट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंगरी, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल। तो मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। 100 पीसोस जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है, उसी तरह से वहाँ पे पीसोस मुद्रा है एक, जैसे 100 रुपया आप मांगते हैं उसी तरह से वो 100 पीसोस मांग रहा है। ठीक है, तो आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन, दोबारा, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल, जब तक कि द क्रॉप कम, फसल तैयार नहीं हो जाती। तो मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए
और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जिंदा रहने के लिए नीड 100 पीसोस, 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलों ने, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स मतलब क्योंकि ओलों ने, फिर यहाँ पे डैश डैश डैश, यानी वो अपनी सारी बात लिखी होगी कि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी, लेकिन अब हम सबको ये बात पता है तो लेखक ने यहाँ पे डैश डैश कर दिया, ठीक है, क्योंकि ओलों ने। ही ब्रॉट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द इन्वेलॉप, लिफाफे पर, लिफाफा यानी वो ऊपर का भाग जिसे फाड़ कर आप अंदर से पत्र बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को, लेटर को इनसाइड, लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी घबराया हुआ, वेंट टू टाउन, और अभी भी घबराया हुआ कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर, तो उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप इट, और इसे डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स मतलब वही लाल डिब्बा जिसमें पत्र डाला जाता है। आप सब ने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे ये हमारी कहानी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे की कहानी हम समझ सकें। भगवान, उसने लिखा, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है, क्योंकि ओलों ने, उसने लिखा भगवान के लिए ऑन द यूरोप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए, पत्र को लिफाफे के अंदर रखा और अभी भी घबराया हुआ कस्बे में गया। पोस्ट ऑफिस, डाक घर पर, उसने पत्र के ऊपर या फिर पत्र पर एक स्टैम्प लगाई और इस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। अब देखिए हमारी कहानी दूसरी है, अब पोस्ट ऑफिस की कहानी है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, और सहायता भी किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में। तो कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, जोरों से हंसता हुआ, तो जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पर लिखे गए पत्र को, और उसे भगवान के नाम पर लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इज इन करियर, अपने करियर यानी अपनी नौकरी के दौरान, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, तो एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान ही हैड ही नोन, उसने नोन ही, उसने नेवर नोन, नेवर नोन पढ़िए, नेवर नोन मतलब कभी भी नहीं जाना था, नेवर मतलब कभी भी नहीं, नो मतलब जानना, तो कभी भी नहीं जाना था ही मतलब उसने, दैट एड्रेस, इस पते को, तो इस पते को उसने कभी भी नहीं जाना था या फिर इस पते को उसने कभी भी नहीं देखा था। अब किसे पता भगवान कहाँ रहते हैं, किसी को नहीं पता ना। तो एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस पते को, दैट एड्रेस, इस पते को नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, एमिएबल उसको बोलते हैं जो हंसमुख हो और सज्जन हो, ठीक है, तो एक मोटा हंसमुख सज्जन फेलो व्यक्ति था, ठीक है, तो पोस्टमास्टर एक मोटा हंसमुख और सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोरों से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग, और थपथपाते हुए, द लेटर, उस पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर, और अपनी मेज पर उस पत्र को ऐसे थपथपाते हुए, हम थपथपाते हैं ना ऐसे, तो इस तरह से, और अपनी मेज पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है, या फिर क्या अद्भुत विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मुझ में भी विश्वास होता, मुझ में भी भगवान के प्रति विश्वास होता, ऑफ द मैन, इसी व्यक्ति की तरह, हु रॉट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। कैसा अद्भुत विश्वास है, काश इस पत्र लेखक की ही तरह मुझ में भी भगवान के प्रति विश्वास होता।
स्टार्टिंग अब जो शुरू करना चाहता है या कॉरस्पॉन्डेंस, एक पत्र व्यवहार, तो जिसने एक पत्र व्यवहार शुरू किया है विथ गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है, इसका मतलब जिसने भगवान को पत्र लिखा है। चलिए रिवीजन करते हैं कि कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाकघर के कार्यों में मदद भी किया करता था, अपने बॉस के पास जोरों से हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम पर लिखे गए पत्र को दिखाया। अब एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस पते को नहीं जाना था। पोस्टमास्टर एक मोटा, हंसमुख, सज्जन व्यक्ति था। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं एमिएबल फेलो के लिए मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज। ठीक है, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोरों से हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, कैसा अद्भुत विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेथ, मुझ में भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह, हु व्रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। तो काश मुझ में भी विश्वास होता, अर्थात काश मुझ में भी या फिर काश मेरी भी भगवान में ऐसी ही आस्था होती, ऑफ द मैन, जैसी इस व्यक्ति की है जिसने इस पत्र को लिखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है या फिर जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है। तो कैसा अद्भुत विश्वास है, काश मुझ में भी परमात्मा के प्रति ऐसा ही विश्वास होता जैसा विश्वास इस व्यक्ति में है जिसने इस पत्र को लिखा है और भगवान के साथ एक पत्र व्यवहार शुरू किया है। शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शो इसीलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना डगमगा जाए, द राइटर्स, लेखक का, फेथ, विश्वास, इन गॉड, भगवान में, इसीलिए लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। भाई अब उस पत्र का अगर कोई उत्तर नहीं देता है तो लेखक का विश्वास भगवान में डगमगा जाएगा ना कि भगवान ने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। इसीलिए लेखक का या फिर पत्र लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो, इस पत्र का उत्तर दो, यानी इसका मतलब इस तरफ से भी उसके नाम पर कोई पत्र लिखकर भेज दो। बट वेन ही ओपन इट, बट लेकिन वेन, जब ही उसने ओपन इट, इसे पत्र को खोला, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो इट वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, समथिंग मोर, किसी और चीज़ की, देन गुडविल, नेक भावना, इंक, स्याही, एंड पेपर, और कागज के। तो एक पत्र को लिखने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, भावना यानी नेक भावना, अच्छी भावना, बुरी भावना जो भी हो, तो नेक भावना, स्याही और कागज, 3 चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी उसे क्या चाहिए था, 100 पीसोस। ठीक है, लेकिन जब उसने इसे खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज से भी अधिक कुछ चाहिए। बट ही स्टक, लेकिन वो अडिग था, टू हिज रेजोल्यूशन, अपने विचार पर या फिर अपने निश्चय पर, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। ही आस्क्ड, उसने पैसे मांगे, आस्क्ड फॉर मनी यानी उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, यानी उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि भाई आप लोग भी कुछ पैसे दीजिए। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, गिव, दिया, सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह का पार्ट, कुछ हिस्सा, उसने खुद भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, अपने बहुत से मित्रों से, ही अपने बहुत से मित्रों से वर ऑब्लाइज्ड, उसने कहा, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, और अपने कई मित्रों से उसने कुछ देने के लिए कहा। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब दान, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है, एक्ट ऑफ चैरिटी की हिंदी होती है दान के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसीलिए लेखक या फिर पत्र लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज से भी अधिक किसी और चीज़ की आवश्यकता थी।
बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था, यानी लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे, ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, यानी उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी उसने खुद भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और अपने बहुत से मित्रों से या फिर अपने कई मित्रों से उसने कुछ देने के लिए कहा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, लेकिन ये उसके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठा कर पाना 100 पीसोस, 100 पीसोस। उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो इसीलिए ही वाज एबल, वो भेज सका, एबल टू सेंड, वहाँ केवल भेज सका, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल, थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज सका। इसीलिए वहाँ किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा भेज सका, यानी आधा कितना होता है 50, तो आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी 60, 70, 75 ऐसे ही। ही पुट द मनी, उसने पैसों को रखा इन एनवलप, एक लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो, इस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इन पैसों के साथ अ लेटर कॉन्टेनिंग, एक पत्र भी रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, गॉड, भगवान। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पत्र पर लिखा भगवान, यानी साइन करके। तो उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भेज सका। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही धन भेज सका। उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा, इस पर लेंचो का पता लिखा, और इन पैसों के साथ एक पत्र भी रखा, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो केम आ गया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, यानी रोज की अपेक्षा। तो अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, टू आस्क, यह पूछने के लिए कि इफ़, कि क्या, देयर वाज लेटर, कोई पत्र आया है, फॉर हिम, उसके लिए, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, डाकिये ने, हिमसेल्फ, खुद, तो डाकिये ने खुद, हु हैंडेड किया, अर्थात उसको दिया, द लेटर टू हिम, उसे उस पत्र को दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा तेज हो गया ना, ठीक है। अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो पोस्टमैन यानी डाकिये ने खुद उस पत्र को उसे दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु, जिसने, हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया हो। जैसे अभी आप कोई अच्छा काम करें, कोई जा रहा है, उसका 10 रुपया गिर जाए और आप उसको बता दें कि भैया आपका 10 रुपया गिरा है, आप इसे ले लीजिए, तो आपका बहुत बखान करेगा कि अरे आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने पैसे वापस कर दिए, दूसरा कोई होता तो रख लेता, तो वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। भले ही वो पैसे आपको नहीं मिले, लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको अच्छा लगेगा। तो वही चीज़, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी अंतरात्मा से आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वह 10 रुपये मिले तो जेब में डाल लें कि भैया नहीं मिला हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के 10-5 रुपये से या फिर किसी का कुछ छीन लेने से आप कभी धनी नहीं होंगे। जिस चीज़ के लिए लड़ना है वो है योग्यता के लिए। ठीक है, तो जीवन में हमेशा योग्यता के लिए लड़ना, संपत्ति हमेशा आपकी गुलाम रहेगी, धन हमेशा आपका गुलाम रहेगा। चलिए, तो कहते हैं कि एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह, हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया हो, लुक्ड ऑन, वो भी देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, और अपने ऑफिस से देख रहा था, अपने दफ्तर से देख रहा था। ठीक है,
तो अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने कोई अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और लुक्ड ऑन वो देख रहा था फ्रॉम हिज ऑफिस अपने दफ्तर से, और वह अपने दफ्तर से देख रहा था, यानी ये सारी घटना वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग दैट मनी। तो लेंचो शोड नॉट, थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य शॉड नहीं दिखाया, अर्थात लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को सी करके, उन पैसों को देखकर। सोचिए, लेंचो उन पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसकी ऐसी दृढ़ आस्था थी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसकी ऐसी दृढ़ आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने काउंट किया, गिना द अमाउंट, पैसों को, लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने उन पैसों को गिना। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान हैव मेड अ मिस्टेक, मेड मिस्टेक मतलब गलती करना, तो भगवान गलती कुड नॉट नहीं कर सकते, तो भगवान गलती नहीं कर सकते, नॉर और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो डिनाइड कर सकते, ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड, उसकी हैड रिक्वेस्टेड, उसकी प्रार्थना के लिए, यानी जो चीज़ उसने प्रार्थना की थी उसके लिए भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के पास तो बहुत सारा पैसा है। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो को उसकी प्रार्थना के लिए मना कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंचो उन पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उन पैसों को गिना तो वह गुस्सा हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वह लेंचो की प्रार्थना के लिए उसे इनकार कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो गया अप टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर, स्याही एंड पेपर, कागज, एंड इंक, और स्याही। तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। देखिए यहाँ पर आया खिड़की पर, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मतलब आम जनता, आम जनता, राइटिंग टेबल लेखन टेबल, लेखन मेज भी बोल सकते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस में एक स्थान होता है जहाँ पर बैठकर कोई भी आम आदमी लिख सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता लेखनी टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकल हो रही थी, यानी उस हीज ब्रोज, उसकी भौहें ब्रिंकल कर रही थी, उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। कॉज्ड, क्योंकि, बाय द एफर्ट, वो प्रयास कर रही थी, ही हैड टू मेक, एक्सप्रेस, प्रदर्शित करने का, हीज आइडिया, उसके विचारों को, तो उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। ठीक है, तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आम जनता लेखन मेज पर उसने लिखना शुरू किया। उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें ब्रिंकलिंग, सिकुड़ रही थी। ठीक है, व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिख लिया, यानी जब उसने पत्र पूरा लिख लिया, ही वेंट टू विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई आ स्टैम्प, एक स्टैम्प बाई किया, यानी एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिख्ड, जिसे उसने चार्ट कर देना, अफिक्स्ड, चिपका दिया, अफिक्स मतलब होता है चिपकाना, जिसे उसने चार्ट कर चिपका दिया, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, हथेली से ब्लो करके, हथेली से मार कर। ठीक है, जैसे आप गम से कोई चीज़ चिपकाते हैं तो आप उसे बार बार ऐसे ऐसे मारते हैं ना, तो फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। ठीक है, तो हथेली से मारकर, यानी जब उसने चिपका दिया तो उसको अच्छी तरह से ऐसे मार मार कर चिपकाया। ठीक है, जब उसने पत्र पूरा लिख लिया तो वह खिड़की के पास गया, एक स्टैम्प खरीदा, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चिपका दिया, एक हथेली मारकर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प,
वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड, जिसे चाट कर, देन अफिक्स्ड ऑन द एनवलप, जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, हथेली मारकर चिपका दिया। ठीक है, चलिए। द मोमेंट, उस क्षण, यानी जिस क्षण द लेटर, वह पत्र, फिल गिरा इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर गया, टू ओपन इट, और इसे खोला। तो जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर गया और इसे खोला। इट साइड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा, दैट आई आस्क्ड, मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे मिले हैं। आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि लेंचो को कितने पैसे मिले, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिए, 70 पीसोस मिले थे उसको। इस पर गोला कर लीजिएगा अपनी बुक में, ताकि ये चीज़ आपको ध्यान रहे। बहुत बार आप भूल जाएंगे, तो इसके लिए गोला करके रखिएगा, जब कभी भी आप किताब खोलेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि 70 पीसोस। 1 नंबर का प्रश्न आता है ये। तो गॉड ऑफ दैट मनी, भगवान, वह पैसा जो मैंने मांगा था, उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिएगा, टू मी, मुझे, लेकिन इन पैसों को मुझे मत भेजिएगा, थ्रू द मेल, मेल से, यानी डाक से, लेकिन ये पैसे मुझे डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, डाक घर के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है चोर हैं, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी चोर हैं, लैंचो, फिर उसने सिग्नेचर किया लैंचो। एक बार रिवीजन करते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ इसमें। तुरंत लैंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया। आम जनता लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। जब उसने अपना पत्र पूरा लिख लिया तो वहाँ खिड़की के पास गया, एक स्टैम्प खरीदा, जिसे उसने चाट कर अपनी हथेली से मार कर लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर गया और इस पत्र को खोलकर देखा। इसमें लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन इन पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक हैं। बंच ऑफ क्रूक मतलब चोर हैं। और फिर उसने अपना सिग्नेचर किया लैंचो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर के लिए, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में डाकघर के एम्प्लॉयज़ चोर थे? डाकघर के एम्प्लॉयज़ के बारे में आपका क्या मानना है, या फिर आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता तो वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। क्योंकि डाकघर के एम्प्लॉयज़ का जो यहाँ पर किरदार दिखाया गया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक नई सीख देने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए, इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपने क्या सीखा, आपका अनुभव कितना है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए चैप्टर में, किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।